हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी कम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन महामेट्रो के स्टेशन कंट्रोलर जूनियर इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारा वेरी फर्स्ट सेशन है हमारी सफलता की सीरीज का, जिसमें आज के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम्स के एमसीक्यूज को और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले। देखिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट इस कुछ ही दिनों में मिली पुणे मेट्रो दैट मीन्स महामेट्रो के एग्जामिनेशन की सीरीज स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग जो मिक्स्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहने वाले, वो हम लोग आज के सीरीज से डिस्कस करने वाले हैं। बट आज हम लोग मेनली जो हमारा काफ़ी डिफिकल्ट सा एक सेक्शन रहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उसको में दिक्कत जाती है, कंट्रोल सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। देखिए, हमारा फर्स्ट सेशन है, तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको प्रीवियस सेशन की सीरीज का जो आंसर है वो आपको डिस्कस करा देता हूँ। आपको पता ही होगा, हमने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए असिस्टेंट इंजीनियर एज वेल एज जूनियर इंजीनियर के लिए ये सुपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दिए, जिसका हमारा पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। उस सेशन में लास्ट मैंने क्वेश्चन पूछा था कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है एम्पलीफायर का, तो उसमें वोल्टेज गेन क्या रहता है, तो उसमें वोल्टेज गेन रहता है लेस देन 1। ये इसका जो चार्ट डिपेंडेंट हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करा ली थी, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें दिया है। उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है स्पाइडरमैन, अरविंद मौर्य, वर्मा सर, जावेद अंसारी, रवि यादव, प्रीतम मेघवाल, सोनी कालरा, मोहम्मद शाहबाज, गुरदीप सिंह गुलाटी एंड पूनम पवार। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया। ठीक है, और एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द पीपल जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें बताया। बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग सारे स्टूडेंट्स के नाम नहीं ले पाएंगे, और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में कवर करूँ, तो आपको सेशन को एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसको आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, इस तरीके से ऐसे डिफाइंड नहीं है हमारे सेशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये जो सब्जेक्ट्स में हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले, जो भी क्वेश्चंस हम लोग अपकमिंग डिस्कस कर रहे थे, वो आप सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अगर आप यूपीपीसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, ठीक है, पुणे मेट्रो के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, आरएससीबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर बाकी हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोग जो एमसीक्यू के साथ में कॉन्सेप्ट डिस्कस कराता हूँ वो आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। ठीक है, मैं बता दूँ, पुणे मेट्रो का आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता रहना चाहिए। मैं सबसे मेनली बात बता देता हूँ, 3 सेक्शंस रहने वाले आपके पास में, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, और पार्ट 3। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले आपके। पार्ट 1 आपका मराठी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, 15 क्वेश्चंस आपको 15 मार्क्स के लेने वाले, और 40% मिनिमम क्राइटेरिया ही है। अगर आप पार्ट 1 में फेल होते हो तो आपके पार्ट 2 एंड पार्ट 2 विल नॉट बी इवेल्युएटेड, मतलब आपके चेक नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मराठी लैंग्वेज का होना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मराठी लैंग्वेज, रीड राइट एंड स्पीक, ये होना आपका ज़रूरी है। इसी के लिए जो 15 क्वेश्चन में से आपको 40% मार्क्स मिनिमम लाना ही रहना है, उसके बाद में आपके बाकी के सेक्शन चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए रहने वाले। पार्ट 2 में आपको जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए रहने वाले, और पार्ट 3 में जो कि इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में हमारे पास 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रहने वाले। इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन, उसके रिलेटेड मार्क्स, और आपका कंप्लीट टाइम रहने वाला है 120 मिनट्स। 1/3 निगेटिव भी है, जनरली आपका 0.25 निगेटिव होता है, बट 1/3 यहाँ पे निगेटिव है, तो ध्यान से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आएगा। स्पेसिफिकली पुणे मेट्रो के लिए पैटर्न है, बट यहाँ पे कुछ जो पोस्ट है वो कुछ 4 स्टेजेस है जो इंजीनियरिंग बेस्ड है, और कुछ 3 स्टेजेस पे आपकी पोस्ट रहने वाले जो हमारे डिप्लोमा बेस्ड है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी मैं बता दूँ, जिस तरीके से आपकी ये सफलता की सीरीज शुरू है आपके टेक्निकल के लिए, ठीक है, उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है, उसकी जो सीरीज़ है हमारे नए चैनल, जहाँ पे हम लोग आपको नॉन टेक्निकल सेशंस आपको प्रोवाइड कराते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, आपने देखा होगा एसएससी जेई में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हमें रिस्पांस मिला कि एज इट इज हमको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे, जो भी हमने जनरल अवेयरनेस के सेशन डिस्कस किए थे हमारे इस कोजिफा चैनल पे। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस के और बाकी जो नॉन टेक्निकल सेशन है आपको इस चैनल पर हमारे मिल जाएंगे। आपको इस चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा था, उसको भी आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करेगा, सो दैट आपका ये जो सेशन है आपका महामेट्रो का, ये रिसेंटली कुछ ही दिनों में आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप वेट करते रहिएगा, 1 या 2 दिन में के अंदर ये भी सेशन आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट से रहने वाला है, समझ लीजिएगा, सारी छोटी से छोटी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यूनिटी फीडबैक सिस्टम एज अ ओपन लूप गेन ऑफ अ जियोफेस। ओपन लूप देखिए, एक सिस्टम मतलब क्या होता है, आपने कभी एक फिंगर पे, ठीक है, इस तरीके से एक रॉड को बैलेंस किया होगा। ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, जो आपने फिंगर्स पे से रॉड को बैलेंस किया होगा। आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते, अगर ये जो
ऊपर का पोर्शन है अगर राइट साइड में जा रहा होगा, ठीक है, तो आपके जो फिंगर्स को मोमेंट इस तरीके से मूव करते हैं। अगर ये पीछे आ रहा होगा तो आपको इस तरीके से बैलेंस करते हैं। दैट मीन्स आप कर क्या रहे हो, देखिए एक जो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप, अब ये जो आपकी मूवमेंट हो रही है ये हो रही है आपकी क्लोज लूप सिस्टम में, ठीक है। क्लोज लूप सिस्टम में मतलब कैसा कि आप ये जो इस रॉड की या फिर आप प्लास्टिक या फिर वुडन रॉड की जो मूवमेंट जा रही है, ठीक है, उसको आप बैलेंस करने के लिए जिस तरीके से उसका आउटपुट जा रहा है उसी तरीके से आप उसको इनपुट प्रोवाइड करो आपके हैंड के द्वारा, ठीक है। दैट मीन्स जो आप फीडबैक इसको प्रोवाइड करा रहे हो, इसमें फीडबैक आ रहा है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, जिसके द्वारा आप इसको बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। यही हमारा कंट्रोल सिस्टम में लॉजिक रहता है। हमारी कोई भी एक सिस्टम रहती है, ठीक है, अगर आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है, जो इनपुट है हमारा वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, तो यहाँ पे हमारा फीडबैक रहता है। अगर फीडबैक नहीं है तो हो गया हमारा क्लोज लूप, और यहाँ पे कोई भी एक ये आर्बिट्री सिस्टम मान सकते हैं। उसी तरीके से इस इक्वेशन में आप ऐसा समझिएगा कि आपका एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम का जो आउटपुट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जिसका ओपन लूप गिवन है J ऑफ S इज इक्वल टू 9/S इंटू ब्रैकेट S+3। तो हमें क्लोज लूप सिस्टम का डैम्पिंग रेशियो हमें पूछा गया। डैम्पिंग रेशियो हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, वो हम लोग डिफाइन करते हैं इसी तरह से, आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझ में आ जाएगी। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा T ऑफ S इज इक्वल टू J ऑफ S अपॉन 1 प्लस G ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय H ऑफ S, ठीक है। तो यूनिटी है तो यहाँ पे H ऑफ S का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग यहाँ पे G ऑफ S की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते इक्वेशन में तो 9 आएगा अपॉन S² प्लस 3S अपॉन 1 प्लस S² प्लस यहाँ पे 9 अपॉन S² प्लस 3S, इस तरीके से आ जाएगा। इस इक्वेशन को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको इस तरीके से आएगा 9 अपॉन, ये जो टर्म है या ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, S² प्लस 3S। मैं आपको सारी चीज़ें सॉल्व करके भी बता रहा हूँ। S² प्लस 3S प्लस 9 अपॉन S² प्लस 3S। अब ये जो S² प्लस 3S ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, दिस गेट्स कैंसिल। तो आपके पास जो T ऑफ S का ट्रांसफर फंक्शन आता है क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आता है T ऑफ S हमारा आ जाएगा 9 अपॉन S² प्लस 3S प्लस 9। अब इस इक्वेशन को जो है आपको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, ठीक है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से थे, ओमेगा n² अपॉन S² प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n²। अब यहाँ पे हमें डैम्पिंग रेशियो पूछा गया है, तो डैम्पिंग रेशियो हमारा रहता है, ठीक है, जीटा, ओके, जीटा। तो ये जो ट्वाइस ओमेगा NS का जो टर्म क्या अगर हम लोग को रिलेट करते हैं तो 3S आएगा, तो ट्वाइस जीटा ओमेगा n विल बी इक्वल्स टू 3, ओके, S कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा n का वैल्यू यहाँ पे जो 9 आ रहा है, ठीक है, तो ओमेगा n का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ओमेगा n² अगर 9 है तो ओमेगा n का वैल्यू आ जाएगा 3। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, ये तो आ गया इसका 3 का वैल्यू, ठीक है। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है, दैट मीन्स ट्वाइस जीटा विल बी इक्वल्स टू 1। तो जीटा का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के डिपेंडेंट आपके आने वाले क्वेश्चंस को आपको ये इसमें से क्लैरिटी मिल जाएगी। जो जीटा है इसी को हम लोग कहते हैं डैम्पिंग रेशियो, और इसका सिग्निफिकेंस भी मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आंसर इसका रिवील हो गया था। देखिए, इफ अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज 5 अपॉन S² प्लस 6S प्लस 13 द फाइंड द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये इक्वेशन है हमारे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें पूछा गया, ठीक है। तो इसमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अपने पास गिवन है, तो हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अपॉन 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो 5 अपॉन S² प्लस 6S प्लस 13 अपॉन 1 माइनस 5 अपॉन S² प्लस 6S प्लस 13, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो ये जो डिनोमिनेटर का ये जो टर्म है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है और आपका इसको वैल्यू मिलता है। इसको अगर आप सब मल्टीप्लाई कर देते तो ठीक है, जस्ट लाइक हमने इसके पहले सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन S² प्लस 6S प्लस 13 माइनस 5, ये माइनस 5 भी आ जाएगा, तो 13 माइनस 5 हमारा 8 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 5 अपॉन S² प्लस 6S प्लस 8।
इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी सिंपल है, मैंने बता दिया। ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया इस 1 से, ठीक है, इस कंप्लीटली टर्म को पूरे, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हमारे पास 5 हो गया, अपॉन में ये पूरे टर्म चले जाएगी और ये न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेटिंग द रैम फंक्शन। अगर हम लोग रैम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है। देखिए, रैम फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक पैराबोलिक फंक्शन मिलता है। एक इसकी शॉर्ट टेक्निक है, ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान में रखना होगा, ISRP, ये शॉर्टकट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ISRP। अब जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको इंटीग्रेशन में ध्यान में रखना होगा, इंटीग्रेट, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर देते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको इंटीग्रेट करना है इम्पल्स टू स्टेप, ठीक है, ठीक है। अगर आप इम्पल्स को इंटीग्रेट करते हो तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो हमें स्टेप फंक्शन मिलता है, ठीक है। अगर हमें रैम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पैराबोलिक इनपुट मिलता है, ठीक है, पैराबोलिक आउटपुट मिलता है। दैट मीन्स हम लोग अगर इम्पल्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें स्टेप मिलता है, स्टेप को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें रैम फंक्शन मिलता है, रैम को इंटीग्रेट करते हैं तो पैराबोलिक मिलता है। अब सिमिलरली अगर हम लोग रिवर्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ओके, अगर हम लोग रिवर्स आते हैं दैट मीन्स अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते, ठीक है, इस डिफरेंशिएट करते इस पैराबोलिक फंक्शन को तो हमें मिलता है रैम सिग्नल, ठीक है। रैम को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं अगेन तो हमें स्टेप मिलता है, और स्टेप को डिफरेंशिएट करते तो हमें इम्पल्स फंक्शन ये मिल जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ISRP। लेफ्ट टू राइट जा रहे होगे तो आप इंटीग्रेट करिएगा, और राइट टू लेफ्ट आ रहे होगे, ठीक है, तो आप इसको d/dt दैट मीन्स डिफरेंशिएट करिएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी तरह काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जाता है, अगर डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, ओके, डेरिवेटिव ऑफ रैम फंक्शन विल रिजल्ट इन, रैम फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, ये हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ISRP, ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ISRP रैम फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें स्टेप फंक्शन मिलेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये शॉर्टकट टेक्निक समझ में आ गई, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज नोन एज। फर्स्ट अटेम्प्ट में 50% फाइनल वैल्यू को रीच करने के लिए जो वैल्यू लगती है, टाइम लगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिले टाइम, उसी को हम लोग कहते हैं डिले टाइम, ठीक है, TD। ये जो है ये हम हो गया हमारी फाइनल वैल्यू 1 और ये हमारी हाफ वैल्यू 0.5। तो ये यहाँ तक के जो है, ठीक है, यहाँ तक जो वैल्यूज़ को रीच करने के लिए जो टाइम लगता है 0.5 तक जाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं डिले टाइम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इट इज़ अ डिले टाइम। ये इस एक्स एक्सिस भी जो हमारा टाइम है, ठीक है, ये हमारा डिले टाइम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उससे पहले तो हम लोग एक जो टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे जो टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन में आपके पास डिफरेंट टाइम्स रहते हैं, जैसे डिले टाइम हो गया, राइज टाइम, पीक ओवरशूट एंड पीक टाइम एंड सेटलिंग टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले तो हम लोग डिले टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये जो टाइम रहता है, इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू रीच। ये रिस्पॉन्स मतलब क्या हो गया है, आपको रिस्पॉन्स अगर आप देख पाएंगे, इट इज़ अ रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमारा एक कोई भी फंक्शन का एक रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स। तो इसको 50% ऑफ फाइनल वैल्यू को पहुंचने के लिए वैल्यू को हम लोग कहते हैं डिले टाइम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TD से, ठीक है। उसी के बाद में हम हमारे पास आता है राइज टाइम, ठीक है। राइज टाइम क्या हो गया, TR यहाँ तक। ये क्या है, राइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स को इस राइज टाइम दैट मीन्स कहाँ तक पहुंचने के लिए इसको टाइम लगता है, दैट मीन्स अगर हमारे पास 10 to 90% ऑफ फाइनल वैल्यू पे जाने के लिए, दैट मीन्स ओवर डैम सिस्टम के लिए अगर जाता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कहेंगे राइज टाइम। यहाँ तक जो राइज हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं राइज टाइम। बट ये पिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि सिस्टम कैसे। अगर ओवर डैम सिस्टम है तो उस केस में 10 to 90% वैल्यू आता है। क्रिटिकली डैम सिस्टम रहते हैं तो हमारे पास 5 to 95% है, और अंडर डैम सिस्टम रहते हैं तो हमारे पास 0% to 100% ऑफ फाइनल वैल्यू तक जाने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम लोग कहते हैं राइज टाइम। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारा पीक ओवरशूट, जिसको हम लोग कहते हैं MP। मैक्सिमम ओवरशूट इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स मेजर्ड फ्रॉम द यूनिटी। इट इज देयर फॉर द लार्जेस्ट एरर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड। ये हो गया हमारा पीक ओवरशूट, जिसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया हमारा पीक ओवरशूट। मैक्सिमम जो डेविएशन हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं पीक ओवरशूट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट मीन्स जो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है, सॉरी टू से, पीक टाइम। पीक टाइम क्या हो गया हमारा, पीक टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट मैक्सिमम पीक ऑफ द ओवरशूट। पहले मैक्सिमम पीक तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है हमारे, वो हमारा पीक टाइम। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है आपको, ठीक है।
उसके बाद में आता है हमारा सेटलिंग टाइम, ठीक है। सेटलिंग टाइम कहाँ पे आपको देख पा रहे होगे, ठीक है, जो येलो कलर से हाईलाइटेड है बॉटम में, ठीक है, ये हो गया हमारा सेटलिंग टाइम। ये कौन सा टाइम है? इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स कर्व टू रीच एंड स्टे विद इन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द फाइनल वैल्यू। दैट मीन्स इस बैंड में इसको, ये जो रिस्पॉन्स है मैं इसमें रहने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है, यहाँ से इतना जो रिस्पॉन्स चालू है यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम लोग कहते हैं सेटलिंग टाइम, ठीक है। आई होप आपको ये वेरियस टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन समझ में आ गई। अभी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि डिले टाइम मतलब कहाँ तक पहुँचने के लिए, कितना परसेंट तक वैल्यू पहुँचने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं डिले टाइम। और ये सारी चीज़ें आपको आने वाले क्वेश्चन में समझ ही जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाय y of t इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी। y of t है हमारा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2t। अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, हमें ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे इसका पूछा गया, तो हमें इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग y of t विल बी इक्वल टू, ठीक है, y ऑफ टी का अगर हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो y ऑफ s हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आपको लैपलास के फॉर्मूलेस ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लैपलास ऑफ 1 क्या होता है, 1 बाय एस माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2t। अब यहाँ पे माइनस 2t है तो हमारा प्लस हो जाता है, 2 है यहाँ पे कोई इसका कांस्टेंट, तो क्या हो जाता है 1 अपॉन एस प्लस 2। ये हो गया हमारा इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एस प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एस प्लस 2 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस, हम लोग या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक एस को अगर हम लोग कॉमन भी निकाल के रखते तो, ठीक है, एस मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस 2, ठीक है। तो एस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 2 अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस 2 है हमारा वाई ऑफ एस का वाले जाता है ट्रांसफर फंक्शन। दैट मीन्स हमारा ये वाई ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस करना पड़ेगा, जो इनपुट देते था वाई ऑफ एस, ठीक है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, क्योंकि ये रिस्पॉन्स आउटपुट है हमारा, अपन आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, it will be equals to 2 upon s multiplied by अपॉन 1 बाय एस, ठीक है। यूनिट स्टेप है इसलिए हम लोग आर ऑफ एस लिया 1 बाय एस, ठीक है। तो ये एस एस कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें आउटपुट मिलता है 2 अपॉन एस प्लस 2, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 चाहिए था, गलती से यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, इट शुड बी 2, ठीक है। इसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं अभी, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 अपॉन एस प्लस 2। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे मैंने डेलिबरेटली चार्ट मेंशन करा दिया लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलेस के लिए। जैसे लैपलास ऑफ 1 होता है 1 बाय एस, लैपलास ऑफ टी रेज़ टू पावर एन विल बी इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस मल्टीप्लाइड एस रेज़ टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर एन, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर एन इंटीजर नहीं है तब की वैल्यूज़, ठीक है। ई रेज़ टू पावर 80, ये काफ़ी बार ये दोनों फार्मूलेस पूछे जाते हैं। साइन ऑफ 80 का एक फार्मूला पूछा जाता है, कॉस ऑफ 80 का क्या होता है, ठीक है। साइन एच 80 का साइन कॉस ऑफ एच 80 का ये फार्मूला हो गया हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के। और यहाँ पे जो राइट कॉर्नर में लिखा है ये हमारे लैपलास इनवर्स पे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लैपलास इनवर्स के ये फार्मूलाज गिवन है। जस्ट लैपलास का ट्रांसफॉर्मेशन जो किया हमने उसी का इनवर्स, ये फार्मूलाज आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेने होंगे, सो दैट आपको कंट्रोल सिस्टम की प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर मैं आपको पीडीएफ में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम शुड शोन बिलो इज। यहाँ पे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स यहाँ पे जो सिस्टम बताई गई वो हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है। तो उसके पहले हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, ये इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। टी ऑफ एस इट विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस, ठीक है, ठीक है। जी ऑफ एस क्या है, 1 अपॉन एस टी है, दैट मीन्स 1 अपॉन टी एस है, 1 अपॉन एस टी, इसको तो हम लोग लिख लेते हैं अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन जी ऑफ एस, दैट मीन्स ये फंक्शन है बीच का, ये हो गया हमारा जी ऑफ एस, ठीक है, अपॉन एस टी, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय एस टी प्लस 1 आ जाएगा, ओके। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते तो, ओके, जस्ट लाइक सेम, और एस टी से एस टी कैंसिल हो जाता है, फिर मैं सॉल्व करा देता हूँ। 1 अपॉन एस कैपिटल टी प्लस 1 अपॉन एस टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी ऑफ एस का फंक्शन आता है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस, ये हो गया हमारा टी ऑफ एस। तो आउटपुट क्या आता है हमारा इस केस में, आउटपुट क्या आता है, ठीक है, सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, ठीक है। आउटपुट जो आएगा सी ऑफ एस, टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, जो ट्रांसफर फंक्शन आया मल्टीप्लाइड बाय इनपुट, ठीक है। तो सी ऑफ एस हम लोग निकाल लेते इसको, इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन
वन प्लस एस टी, जो ट्रांसफर फंक्शन आया हमारा टी ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय वन बाय एस आर ऑफ एस। यहाँ पे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की बात की तो वन बाय एस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे अपने स्प्लिट अप कर दिया इसको, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया वन बाय एस माइनस टी अपॉन वन प्लस एस टी। अगर यहाँ पे मैंने टी सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे माइनस साइन प्रोवाइड कर रहे थे, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता इसका, क्योंकि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हमें इजी आसानी होगी, ठीक है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते तो आपको एज इट इज आंसर आने वाला है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक वन प्लस एस टी माइनस टी एस, इस तरीके से कैंसल आउट हो जाता है और ये इस तरीके से आपको आ जाता है। ये तो हो गया हमारा सी ऑफ एस का आउटपुट। अभी अगर हम लोग इसका इन्वर्स लेते, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स लेते, ठीक है, इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, सी ऑफ एस, तो हमारे पास में आउटपुट क्या आ जाता है, ओके, सी ऑफ टी, जिसको हम लोग कहेंगे सी ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू वन बाय एस का लैप्लास इन्वर्स क्या आता है, वो आता है हमारा वन माइनस टी अपॉन वन प्लस एस कैपिटल टी, तो क्या उसका क्या आ जाता है, ई टू पावर माइनस टी बाय कैपिटल टी, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन जो है डी इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है, वन माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय कैपिटल टी। ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन को, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज, हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन को हम लोग कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, उसी का नाम है हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन का ही नाम है हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गिवन दैट द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू के अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन प्लस एस टी, द टाइप एंड द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन ऐसा हमेशा आपके एग्जामिनेशन में बनता ही बनता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका जो टाइप है सिस्टम का, ठीक है, वो है हमारा 2, ठीक है, टाइप है हमारा 2, ठीक है। होता क्या है टाइप ऑफ द सिस्टम, मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ पोल प्रेजेंट रहता है एट ओरिजिन, ठीक है, जो नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट रहते हैं ओरिजिन पे, उसको हम लोग कहते हैं, जितने पोल्स प्रेजेंट रहेंगे ओरिजिन पे उसी को हम लोग कहेंगे टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोल्स है प्रेजेंट वो एस स्क्वायर, ठीक है, तो वो हमारे पास में 2 पोल्स, ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप 2। और ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर जो पूछा गया है वो आपका हमारा टोटल नंबर ऑफ पोल्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, एस स्क्वायर प्लस एस क्यूब मल्टीप्लाइड बाय टी आ जाएगी, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते तो, ठीक है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ पोल्स आते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं हमारे 3, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स विल बी 3, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, कि टाइप और ऑर्डर का सिस्टम, टाइप और ऑर्डर कैसे निकालते सिस्टम का, ठीक है, उसके लिए मैंने आपकी स्लाइड बनाई है। ऑर्डर और टाइप ऑफ सिस्टम हमें कैसे निकालना ये हमको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अब एक अगर हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ठीक है, ओके, तो इस केस में जो ऑर्डर अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो ये जो एन का रहेगा, ठीक है, दैट मीन्स डिफाइंड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एस। एस की जो हाईएस्ट पावर है ये हो जाएगा हमारा सिंपली ऑर्डर, ध्यान में रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर है। अब ये एस की जो पावर है वो है हमारी 1, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इस फंक्शन में आप देख पा रहे होंगे एस का जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा 2 है, तो हमारी सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगी। इस केस में एस का हाईएस्ट पावर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा 4, तो यहाँ हो गया हमारी फोर्थ ऑर्डर सिस्टम। सिंपल है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम हमने निकाल लिया, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें ध्यान में नहीं रखना, जो एग्जाम में ओरिएंटेड चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ द सिस्टम कैसे निकालते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स रहते हैं ओरिजिन पे, ठीक है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस से अगर हम लोग निकालते हैं तो वो होता है हमारा टाइप ऑफ द सिस्टम। अभी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एस रेज़ टू द पावर सी है, तो ये जो सी हो गया हमारा सिस्टम का टाइप हो गया, ठीक है, टाइप ऑफ द सिस्टम 2। यहाँ पे अपसेंट है, ये हो गया हमारा टाइप 0 सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एस स्क्वायर तो हो गया हमारा टाइप 2 सिस्टम। आई होप आपको समझ होगा। ऑर्डर क्या होता है एन प्लस सी, ठीक है, एन प्लस सी, ठीक है, जिस तरीके से हमने इसके पहले भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आएगा ऑर्डर और टाइप ऑफ द सिस्टम कैसे निकालना। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर अ क्लोज्ड लूप सिस्टम शोन इन द फिगर, व्हाट इज द सेटिंग टाइम फॉर अ +-2% सेटलिंग ऑफ द स्टेडी स्टेट कंडीशन अज्यूमिंग द यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे समझिएगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, 1 प्लस जी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमारा स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे पूछा गया यूनिट स्टेप इनपुट के लिए बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये तो हो गया हमारा जी ऑफ एस का वैल्यू, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस जी ऑफ एस, ठीक है, इंटू एच ऑफ एस।
एच ऑफ एस मतलब क्या होगा, ये हो जाता है हमारा फीडबैक, तो यहाँ पे फीडबैक है 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, तो वैल्यू उसका 1 ही है, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते 25 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते लाइक एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इस 6s से, ठीक है, तो जो जीटा का वैल्यू हमें निकालता है वो हमारा निकालता है 0.6, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू मैंने बता दिया, ओमेगा एन स्क्वायर, दैट मीन्स ये आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 25, क्योंकि यही वैल्यू होता है ओमेगा एन का, ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर का। तो ओमेगा का वैल्यू आता है हमारा 5, और इसमें हम अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे 5 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 10, एस कैंसिल, ठीक है, तो 1 बाय हमारा इसका वैल्यू आ जाता है 6 अपॉन, ठीक है, 6 अपॉन, ठीक है, 6 अपॉन इक्वल्स टू 6 है ना। देखिए मैं कंपेरिजन के लिए आपको इस तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, देखिए 6s यहाँ पे गिवन है, तो ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस इज इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। तो 6 का इसका कोफिशिएंट हो गया, तो एस एस कैंसिल हो जाएगा, 6s आ जाएगा, एस एस कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा एन का भी हम वैल्यू हमने 5 निकाल लिया, ठीक है, 2 यहाँ थे ऑलरेडी गिवन है, तो जीटा के हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे 0.6। आई होप आपको समझ में होगा। अगर हमारे पास में जीटा का वैल्यू जो कि डैम्पिंग फैक्टर है ये अगर हमारे पास निकल जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको इरेज कर देता अभी। तो हम लोग सेटलिंग टाइम हमें निकालना है फॉर अ ±2% के लिए। यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज आते हैं इंपॉर्टेंट है, ±2% के लिए आता है, ठीक है, वो आता है हमारा 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, ठीक है, और ±5% के लिए आता है, तो यहाँ पे ऊपर में 3 आता है, इसका क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो 4 अपॉन ओमेगा एन का वैल्यू कितना आया था हमारा, ओमेगा एन का वैल्यू आया था 5 मल्टीप्लाइड बाय जीटा का वैल्यू हमारा 0.6, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 1.33 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, सेटलिंग टाइम का पूछा गया था फॉर्मूला, यहाँ पे वैल्यू, तो टी एस का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, ठीक है, अगर हमारा टॉलरेंस बैंड है ±2% का, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ट्रांजिएंट सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा डिपेंड करता है सिस्टम पोल्स पे सिर्फ। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है ओनली डिपेंड करता है सिस्टम पोल्स पे, ओके, इनपुट पे नहीं डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय। यहाँ पे ये जो गिवन है ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो हमारे पास में सिस्टम केवी का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो केवी क्या है, ये है हमारा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, इट इज़ अ वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, ठीक है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बताया था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अपॉन 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इसको अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके देखिएगा, सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मैं आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओमेगा एन स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग अगर वेलोसिटी एरर कांस्टेंट निकालना रहता है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, केवी अगर हमें निकाल रहता है, आई हैव टू चेंज द कलर, ठीक है। केवी अगर निकाल रहता है वो रहता है हमारा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एस, ठीक है। अब ये जो वैल्यू निकाली है यही तो हमारा जी ऑफ एस का वैल्यू था, ठीक है, एस मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एस। तो एस हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू, इसको हमें एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एस मल्टीप्लाई लिमिट वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन। तो अब आप इसमें अगर एस का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे 0, ये भी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन, तो ओमेगा एन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है उसके साथ में, तो इसका वैल्यू आ जाता है
ओमेगा एन अपॉन ट्वाइस ऑफ जीटा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ जीटा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जो डिफरेंट सिस्टम रहते हैं, जैसे टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 2 सिस्टम है, तो उसमें यूनिट स्टेप का कितना आता है, ठीक है। यूनिट स्टेप के लिए तो 1/1 प्लस KP, ठीक है। यूनिट रैम्प के लिए आता है 1/1 प्लस KP। इस तरीके से आप इस चार्ट में आपको समझ में आता है। यूनिट से यूनिट पैराबोलिक है, तो आपका टाइप 2 सिस्टम है तो 1/KA आता है। देखिए यहाँ पे अगर आपका KA का वैल्यू आता है, K मतलब क्या होता है, वो होता है हमारा एक्सेलरेशन एरर कॉन्स्टेंट, तो वो रहता है हमारा लिमिट s टेंड्स टू 0 s² g ऑफ s, एक्सेलेशन कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से KP का रहता है तो उसको हमें g ऑफ s, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट कंसिडर करिएगा आप, ठीक है। KP विल बी इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s ही रहता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे KV वेलोसिटी एरर कांस्टेंट पूछा गया तो s मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ s, ध्यान में रखिएगा। एक्सेलेशन रहा तो s² से मल्टीप्लाई करना, पोजीशन रहा तो सिर्फ नॉर्मल g ऑफ s, ठीक है, उसमें सिर्फ s का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेगा, और x और यहाँ पे वेलोसिटी रहा तो हमें s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए जो कंट्रोल सिस्टम से टू द पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिला, आपने अगर इसके पहले एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया होगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिले होंगे। इसी तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन सेट प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो सेशन को लाइक भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास में यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, जो कि बताया गया g ऑफ s इज इक्वल्स टू 1/s/s+2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम आर लोकेटेड एट, जो पोल्स रहेंगे क्लोज लूप सिस्टम के वो कहाँ पे लोकेटेड रहेंगे, ये हमें पूछा गया, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो वो आता है हमारा g ऑफ s अपॉन 1 प्लस, नेगेटिव फीडबैक के लिए हमें प्लस आता है, ठीक है, g ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा फीडबैक रहता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं h ऑफ s है, ठीक है। तो g ऑफ s का वैल्यू यहाँ पे है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में, तो 1/s मल्टीप्लाइड बाय s+2 अपॉन 1+1 अपॉन, ठीक है, ये तो हो गया। सिमिलर आपका मेथडोलॉजी है 1/s मल्टीप्लाइड बाय s+2 अपॉन यहाँ पे s² प्लस ट्वाइस s प्लस 1 आ जाता है अपॉन, इसको आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है, अपॉन s मल्टीप्लाइड बाय s+2, तो ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इस केस में हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, लाइक इसका जो करेक्ट वैल्यू आता है वो आता है हमारा 1/s+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a² प्लस b² का यहाँ पे फॉर्मूला भी लग देता है। तो 1 यहाँ पे जो आ गया 1/s+1 तो ये हो गया हमारे क्लोज लूप पोल। अब ये क्लोज लूप पोल कौन से वैल्यूज पे, -1 और -1 पे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे क्लोज लूप पोल्स, ठीक है। जीरोज रहते हैं हमारे न्यूमरेटर्स में और पोल्स रहते हैं हमारे डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इफ द नॉन रिपीटेड पोल्स ऑफ द सिस्टम लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड पोल्स है जो कि इमेजिनरी एक्सिस पे है तो उस केस में सिस्टम कौन सा रहेगा, सिस्टम हमारी क्या रहेगी, तो वो मार्जिनली स्टेबल रहेगी, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए रूट से अगर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के अगर हमारे पूरे रूट्स नेगेटिव रियल पार्ट है तो हमारा एब्सोल्युटली स्टेबल है। एटलीस्ट वन रूट विद अ पॉजिटिव रियल पार्ट है तो हमारा एब्सोल्युटली अनस्टेबल रहेगा वो सिस्टम, ठीक है। रूट्स ऑन अ जे ओमेगा एक्सिस रहेगा तो मार्जिनली स्टेबल रहेगा, और हमारे रिपीटेड रूट और जे ओमेगा एक्सिस पे आया तो एब्सोल्युटली अनस्टेबल रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बता दूं जो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कराता हूँ, सो दैट आपको कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमने अगर 20 क्वेश्चन कवर करा दिए, अगर हमने विदाउट कॉन्सेप्ट कवर करा तो काफ़ी कम चांसेस रहते हैं कि इसमें से 3 से 4 ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले। अगर आप टॉपिक वाइज उसको कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन के लिए, जो मैं आपको बताता हूँ वो अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए मैं बताता हूँ कोई भी सेशन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द स्टेडी स्टेट एरर इन टू 0, अगर हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर को 0 करना होगा तो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग इसमें यूज़ करेंगे इंटीग्रल कंट्रोल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस जानेगा और इसका इफेक्ट जानेगा। अगर हम लोग PID कंट्रोलर जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर या फिर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है, PID कंट्रोलर भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर में ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है हमारा राइज टाइम को
और सेटलिंग टाइम को। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। इस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हमारे पास प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो हमारा राइज टाइम और सेटलिंग टाइम रिड्यूस होता है। राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम डिक्रीजेस एंड बैंडविड्थ इंक्रीजेस, इसमें हमारा बैंडविड्थ बढ़ जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीज, रिस्पॉन्स जो हमारे रिस्पॉन्स की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव, रिस्पॉन्स भी हमारा इंप्रूव हो जाता है अगर हम लोग प्रोपोर्शनल ये यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो। ये हमारा इंक्रीज करता है इनपुट नॉइस, ये इनपुट नॉइस जो है वो भी हमारा इंक्रीज करता है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, और हमारे स्टेबिलिटी में इंप्रूव करता है हमारे प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। और अगर हमारे पास प्रोपोर्शनल इंटीग्रल आता है, ठीक है, इट शुड यहाँ पे ध्यान में रखिएगा डेरिवेटिव और इंटीग्रल में डिफरेंस, तो हमारा टाइप, ठीक है, ये हमारा इंक्रीज करता है टाइप ऑफ द सिस्टम बाय 1। राइज टाइम और सेटलिंग टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे थे प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बैंडविड्थ यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। स्पीड, यहाँ पे स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारा स्लोअर हो जाता है, यहाँ पे इंप्रूव हो रहा था, ठीक है। स्टेडी स्टेट, यहाँ पे एरर जो है डिक्रीज हो जाता है, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स वो भी हमारा इंप्रूव हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये हमारा स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। आई होप आपको ये समझ में होगा, आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लैग लीड कॉम्पेंसेटर। इसमें जो लैग लीड कॉम्पेंसेटर है इसके रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इट इज सिमिलर टू पीआई कंट्रोलर, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बैंड पास फिल्टर, इनकरेक्ट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इट इज अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद 1 0 एंड 2 पोल्स, इनकरेक्ट। इट एक्ट्स एज अ बैंड रिजेक्ट फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर हम लोग ये उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जो लीड लैग कॉम्पेंसेटर है हमारा, लीड लैग कॉम्पेंसेटर, इसको हम लोग कहते हैं बैंड पास फिल्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, ध्यान से समझिएगा। जो डिफरेंट कॉम्पेंसेटर है, जैसे कि लीड कॉम्पेंसेटर है उसको हम लोग हाई पास फिल्टर करके भी यूज़ करते हैं। लैग कॉम्पेंसेटर लो पास फिल्टर हो गया। लीड लैग लीड कॉम्पेंसेटर बैंड रिजेक्ट फिल्टर, और लीड लैग कॉम्पेंसेटर बैंड पास फिल्टर, ये हमारा रहता है। इसी तरीके से एग्जामिनर आपको इस टाइप के जो चार्ट में से जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहीं पे क्वेश्चन आपको फ्रेम करके बता देता है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी रहती है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मार्क इंपॉर्टेंट रहता है, डिटेल में नहीं जाना रहता है। आपको मैं बता दूँ, अगर आपका सिलेबस है, आप कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर लो कि अगर आपका पेपर मॉडरेट भी आता है तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लैग लीड कॉम्पेंसेटर जो है, ठीक है, लीड लैग कॉम्पेंसेटर जिसको हम लोग कहते हैं बैंड पास फिल्टर, और लैग लीड जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा बैंड रिजेक्ट फिल्टर। लैग लीड आता है तो बैंड रिजेक्ट है, देखिए यहाँ पे भी देख पा रहे होगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट लैग आता है तो बैंड रिजेक्ट है, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट लीड है तो हमारा बैंड पास है। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑन द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी टेकन एज अ स्टेट वेरिएबल। इसमें से कौन सा वेरिएबल हमारा स्टेट वेरिएबल करके कंसिडर नहीं करते। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि स्टेट वेरिएबल क्या चीज़ होती है करके, ठीक है। ये स्टेट वेरिएबल होते हैं नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट, जो कि हमारे रहता है इंडक्टर, ठीक है, और हमारा रहता है कैपेसिटर। बट अगर आप ध्यान में रखते हो, रजिस्टर है, इट इज़ नॉट अ स्टोरेज एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको इसमें से कैन नॉट बी टेकन एज अ स्टेट वेरिएबल, तो हमारा जो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर, हमारा स्टेट वेरिएबल नहीं कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाए। देखिए होता कि ये हमारा रजिस्टर स्टोर नहीं करता इसमें से, बट अगर हम लोग इंडक्टर की बात करते हैं तो स्टेट वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा करंट फ्लोइंग थ्रू अ इंडक्टर। और अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। ये हमारे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इसमें से जो करंट फ्लोइंग थ्रू का इंडक्टर, ये हो जाएगा हमारा स्टेट वेरिएबल, ये चेंज कर रहा है। और वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ये हो जाएगा हमारा स्टेट वेरिएबल। बस इन केस ऑफ रजिस्टर ये हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू कर्व टू रीच एंड स्टे विद इन अ रेंज ऑफ 5% ऑफ द फाइनल वैल्यू। मैंने आपको बताया था 5% ऑफ फाइनल वैल्यू में जाने के लिए वो आता है हमारा 3/ζ⍵n। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। और अगर ये देखो, ये जो सी है 3/ζ⍵n है, किसके लिए है, ये हमारा 5% के लिए, प्लस माइनस, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो एक इक्वेशन आता है, ये आता है बी, ये हमारा प्लस माइनस 2% के लिए आता है। 2% के लिए आता है 4/ζ⍵n लिखना, सेटलिंग ये जो टाइम है हमारा, ठीक है, सेटलिंग टाइम के लिए।
ओके, और ये जो है सी, दैट मीन्स 3/ζ ओमेगा एन एस, ये होता है हमारा 5% के लिए। देखिए 5% और 2% की जो अलाइबल टॉलरेंस है, इसका ये टाइम है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला फॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स कर्व टू रीच एंड स्टे विद इन द रेंज ऑफ 5% ऑफ द फाइनल वैल्यू पूछा गया, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। The next question is question number 20. What is the formula for maximum peak overshoot for the value of the response? Maximum peak overshoot का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया, तो वो होता है हमारा MP which is maximum peak overshoot will be equals to e raised to the power, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, e raised to the power minus zeta pi upon under root of 1 minus zeta स्क्वायर। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में फॉर्मूला पूछा गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस केस में जीटा क्या है, ये हमारा डैम्पिंग रेशियो है, ठीक है। और ओमेगा एन का वैल्यू आपको पता होगा, ओमेगा एन क्या रहता है हमारा, वो रहता है हमारा अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कंट्रोल सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक की सीरीज हमने शुरू किए। डिफरेंट टाइप के आज के सेशन में हम लोग जो मेन टॉपिक था कंट्रोल सिस्टम, उसको हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट सेशन से हम लोग को मिक्स्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। ये सिस्टम मैंने आपको बता के रखी है, इसका ओमेगा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, हमने सेशन में ही डिस्कस कर लिया। आप इसको सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आपका सेशन, आज का सेशन समझ में आया। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया, और यहाँ पे जो हाईलाइटेड सेक्शन है इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइज, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।